हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोल कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मदद से हम किसी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी आयन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? एटॉमिक मास। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूछना चाह रहा हूं बेटा आपसे किसके बारे में, अगर सपोज करो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास कैसे निकाला जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो किसी एटम का मास इन तीनों की वजह से ही होगा। ठीक है, प्रोटॉन की वजह से भी होगा, न्यूट्रॉन की वजह से भी होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एटम का मैं मास निकालने जा रहा हूं उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे निकाला जाएगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूट्रॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का वजन। ठीक है, तो मास ऑफ एटम कैसे निकाला जाएगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसके बराबर होता है बेटा? एटॉमिक नंबर Z के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो किसके बराबर होता है? A माइनस Z के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूट्रॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो Z के बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का वजन। ठीक है, अब जरा बताइए मुझे एक बात, क्या आप लोगों को ये बताया था मैंने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग क्या होता है बेटा? बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन के सामने बहुत बहुत और बहुत ही बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के वजन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन के सामने नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बेटा ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी? ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी नेग्लिजिबल। ये पूरी की पूरी टर्म हो गई हमारी नेग्लिजिबल। और आप कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, तो एक काम कीजिए, mp को एज इट इज रखो, mn की जगह भी mp पुट कर दो, तो बेटा पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ जाएगा? सर पूरी इक्वेशन से mp कॉमन आ जाएगा। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, mn को एज इट इज रखूं, mp की जगह mn पुट करूं, तो पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ जाएगा? सर तब पूरी इक्वेशन से mn कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा? z प्लस ए माइनस जेड, और बाहर क्या कॉमन गया? या तो मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन गया या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन गया, और z से z क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। तो मास ऑफ एटम, या फिर शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलूं बेटा? एटॉमिक मास। क्या बोलूं? एटॉमिक मास। तो मुझे बताइए एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन, एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन। आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब एक प्रोटॉन का वजन और एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है सर? एक प्रोटॉन का वजन या एक न्यूट्रॉन का वजन कितना बताया था बेटा? एक प्रोटॉन का वजन या एक न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग बराबर होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है?
1 AMU या फिर 1 U, तो एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया सर? एटॉमिक मास आ गया, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है उसका मास नंबर लिखिए और आगे लगा दीजिए AMU। ठीक है, तो देखो कितनी आसान चीज आ गई हमारे सामने निकल करके। अगर सपोज करो मुझे कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है, मुझे किसका एटॉमिक मास निकालना है बेटा? मुझे निकालना है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? सर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन के एक एटम का वजन। तो कार्बन के एक एटम का वजन कितना आएगा बेटा? कार्बन का मास नंबर 12 और उसके आगे यूनिट क्या लगा देंगे बेटा? AMU। तो 12 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि नहीं नहीं सर मुझे तो एग्जैक्टली ग्राम में वैल्यू बताइए, तो क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना, AMU की जगह AMU की वैल्यू डाल देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। या फिर अगर कोई मुझसे कह रहा है कि नहीं सर हमें तो ग्राम में बताइए, हमें किस में बताइए बेटा? ग्राम में बताइए। तो ग्राम में कैसे बताएंगे बेटा? ग्राम में कैसे बताएंगे? तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर लो इसको, 12 इंटू 1.67 इंटू के जी को ग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर -27 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, कितना बचेगा? 10 की पावर -24। और हमारा आंसर किस में आ जाएगा बेटा? ग्राम में निकल करके आ जाएगा। तो ये रही बात किसकी? एटॉमिक मास की। मुझे एक चीज और बताइए, चलो सेकंड एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा बेटा? मतलब सोडियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा सोडियम का मास नंबर 23 और आगे यूनिट AMU। आई होप मेरी ये बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब देखिएगा बेटा, मास ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग स्केल होते हैं। मास ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग स्केल होते हैं। वो 3 अलग अलग स्केल क्या है देखते हैं। मास ऑफ एटम 3 अलग अलग स्केल में निकाला जा सकता है। What are those 3 different scales? Those 3 different scales are number 1 relative atomic mass, number 2 atomic mass, and number 3 gram atomic mass। relative atomic mass एंड ग्राम एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं राम, एटॉमिक मास शॉर्टकट में लिखा जाता है आम, और ग्राम एटॉमिक मास शॉर्टकट में लिखा जाता है गाम। तो आम के बारे में तो अभी अभी बता दिया। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एक एटम का मास। अब देखिएगा बेटा, चाहे राम हो, चाहे आम हो, चाहे गाम हो, ये तीनों के तीनों, चाहे राम हो, चाहे आम हो, चाहे गाम हो, ये तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं सर? ये तीनों के तीनों कैपिटल A के बराबर होते हैं। चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे ग्राम एटॉमिक मास हो, ये तीनों के तीनों कैपिटल A के बराबर, मतलब एलिमेंट के मास नंबर के बराबर होते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ सर इन तीनों में? डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ बेटा कि राम की कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। आम की यूनिट अभी अभी देख ली, क्या होती है बेटा? AMU या फिर U। व्हाट डू यू मीन बाय AMU? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है बेटा
ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है बेटा? सर ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। अब डिटेल में हम देखते हैं कि सर राम का मतलब क्या है, आम का मतलब क्या है और गाम का मतलब क्या है। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, राम। रिलेटिव एटॉमिक मास राम, ठीक है। तो देखिएगा बेटा क्या मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास का, नाम से पता चल रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास मींस किसी एटम का मास लिया गया है किसी के रेस्पेक्ट में, किसी एटम का, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास लिया गया है किसी के रेफरेंस में। अब सबसे पहली चीज तो यही आती है बेटा कि हमें रेफरेंस सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो रेफरेंस किसको लिया जाएगा? तो बेटा बिल्कुल आसान सी बात है, मुझे बताइए। अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? अभी अभी मैंने बताया एटॉमिक मास कैपिटल ए एम यू के बराबर होता है। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? कैपिटल ए एम यू के बराबर होता है। मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय 1 एम यू? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज मुझे बताइए आप व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU क्या है? 1 AMU क्या है? सर 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। क्लियर बात? सर ये तो हमें भी पता था। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो बेटा बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। क्या अच्छी बात समझ में आ रही है? देखिएगा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, या चलो सबसे पहले मुझे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ही बता दो कितना होगा। तो आपने अभी अभी बोला सर एटॉमिक मास सोडियम का 23 AMU होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो चुका बेटा? 23 टाइम्स मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि सोडियम के एक एटम का वजन, सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है? सर 23 टाइम्स ज्यादा भारी है। दोबारा सुनो, सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से, सोडियम के एक एटम का वजन मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है बेटा? 23 टाइम्स ज्यादा भारी है। तो इसीलिए सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 23। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो हमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास से आप ये समझाना चाह रहे हो कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी होगा, उसी को ही रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। उसी को ही क्या बोला जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है सर, अच्छी बात समझ में आया यहाँ तक। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एक आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप जिसको रेफरेंस मान करके चल रहे हो, हम किसको रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं सर? हम रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं बेटा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को। किसको रेफरेंस मान करके चल रहे हैं? हम रेफरेंस मान करके चल रहे हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। बट इसमें तो प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई एलिमेंट नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई एलिमेंट नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब भाई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो इसको तो रेफरेंस लेकर के नहीं चला जा सकता। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल है तो इसको तो रेफरेंस लेकर के नहीं चला जा सकता। लोगों ने कहा भाई कोई एलिमेंट का नाम बताओ जिसको रेफरेंस लेकर के चला जाए।
ये एलिमेंट थोड़ी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसी एलिमेंट का नाम बताओ जिसको रेफरेंस मान करके चला जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि चलो कोशिश करते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जिसके अंदर केवल एक प्रोटॉन हो या जिसके अंदर केवल और केवल एक न्यूट्रॉन हो। तो साइंटिस्ट लोग लग गए इस तलाश में। साइंटिस्ट लोग उस एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश में लग गए कि जिसके अंदर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो। तो उनकी मुलाकात हुई किससे? उनकी मुलाकात हुई हाइड्रोजन से। किससे मुलाकात हुई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1। तो न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास 0 है, हाइड्रोजन के पास तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के मास को तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छी चीज साइंटिस्ट लोगों के हाथ में लगी कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस मानना स्टार्ट कर दिया। भाई, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन किसकी वजह से होगा? सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, प्रोटॉन कितना? 1, इलेक्ट्रॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन कितना? 0। और इलेक्ट्रॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन को तो गोली मारो। इलेक्ट्रॉन का मास तो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। तो हाइड्रोजन के अंदर केवल और केवल एक प्रोटॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वजन जितना होगा वो केवल और केवल एक प्रोटॉन की वजह से होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला अब हम रेफरेंस हाइड्रोजन को मानेंगे। किसको मानेंगे? हाइड्रोजन को मानेंगे। तो चलिए, दिक्कत खत्म हो गई। क्या दिक्कत थी? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन एटम का नाम दे दिया कि हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके चलेंगे। बट उसके बाद दिक्कत ये खड़ी हुई कि सर, हाइड्रोजन तो इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता। हाइड्रोजन से ज्यादा कंपाउंड तो ऑक्सीजन बनाता है। कौन बनाता है हाइड्रोजन से ज्यादा कंपाउंड? ऑक्सीजन बनाता है। तो हाइड्रोजन को बेटा नकार दिया गया, हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया गया। फिर हाइड्रोजन के बाद स्टैंडर्ड किसको लेकर के चला गया? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन का भी कौन सा वाला आइसोटोप? हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का कौन सा वाला आइसोटोप? सर, हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर 1। हाइड्रोजन का कौन सा वाला आइसोटोप? नंबर 1। ऑक्सीजन का कौन सा वाला आइसोटोप? ऑक्सीजन का लिया गया बेटा 16 वाला आइसोटोप। कौन सा वाला आइसोटोप लिया गया? ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप लिया गया। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक है, चलो, ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, लेकिन अब सुनना ध्यान से। अब क्या बात हुई? अब बात ये हुई कि ऑक्सीजन के एक एटम का वजन किसकी वजह से होगा? तो चलो जरा ऑक्सीजन में पता कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ऑक्सीजन में बेटा एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने आ गए? 8। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8। न्यूट्रॉन कितने आ गए? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला a माइनस जेड, पिछली क्लास में बताया था। 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। तो ऑक्सीजन में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा? 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन क्या एक प्रोटॉन की वजह से हुआ? नहीं सर, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन तो 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से हुआ। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बात कर रहा हूं, तो ये जो 16 है बेटा, इसको मैं बोल देता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देता हूं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन तो 16 न्यूक्लियॉन की वजह से है। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 न्यूक्लियॉन की वजह से है। मतलब 16 न्यूक्लियॉन का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के बराबर है। तो एक न्यूक्लियॉन का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से के बराबर होगा। बोलो, होगा कि नहीं? और एक न्यूक्लियॉन का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से के बराबर होगा। तो देखो, रेफरेंस तो वही लेकर के चल रहे हैं, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, बट अब एलिमेंट का नाम दे दिया। हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन में तो 16 न्यूक्लियॉन्स है। तो
तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 न्यूक्लियॉन की वजह से होगा, मतलब 16 न्यूक्लियॉन का वजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन के एक एटम का वजन। हमें तो एक न्यूक्लियॉन का वजन चाहिए, तो एक न्यूक्लियॉन का वजन विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन के एक एटम के वजन का 16वां हिस्सा। तो जब ऑक्सीजन को रेफरेंस मान करके चला जाता था तो रेफरेंस किसको मानते थे? ऑक्सीजन के केस में रेफरेंस किसको लिया करते थे? ऑक्सीजन के केस में रेफरेंस लिया करते थे 1/16 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। क्लियर मेरी बात यहां तक? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर आगे चल के लोगों ने कहा कि भैया ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड फॉर्म में तो कार्बन ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में तो अवेलेबल है, बट लिविंग बींग्स के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सर सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन। तो ऑक्सीजन को भी नकार दिया गया और आज के टाइम में रेफरेंस किसको लेकर के चला जाता है बेटा? आज के टाइम में रेफरेंस लेकर के चला जाता है कार्बन को। किसको रेफरेंस लेकर के चला जाता है? आज के टाइम में रेफरेंस लेकर के चला जाता है बेटा कार्बन को। और कार्बन का भी कौन सा वाला आइसोटोप? कार्बन 12 वाला आइसोटोप। क्लियर बात अच्छे से? अब कार्बन 12 में भी देख लेते हैं। भाई कार्बन तो एलिमेंट का नाम बताया, बट अल्टीमेटली हमारा रेफरेंस कौन है? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। तो चलो जरा कार्बन को देख लेते हैं। सर कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो इट मींस इट इज हैविंग 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए बेटा 12। कितने हो गए? 12। तो 12 न्यूक्लियॉन का वजन किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के बराबर होगा। 12 न्यूक्लियॉन का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के एक एटम के वजन के बराबर होगा। तो एक न्यूक्लियॉन का वजन कार्बन के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से के बराबर होगा। भाई बात स्टार्टिंग से वही चलती आ रही है, रेफरेंस कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई एलिमेंट नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। हमें तो रेफरेंस किसी एलिमेंट को मानना था, इसीलिए स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लिया। बट आगे चल करके बात आई हाइड्रोजन से ज्यादा कंपाउंड तो ऑक्सीजन बनाता है, तो ऑक्सीजन को रेफरेंस माना। लेकिन ऑक्सीजन में तो 16 न्यूक्लियॉन है, तो ऑक्सीजन के अंदर 16 न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 न्यूक्लियॉन की वजह से होगा। ठीक, 16 न्यूक्लियॉन का वजन इज इक्वल टू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो हमें तो एक न्यूक्लियॉन का वजन निकालना है ना, तो एक न्यूक्लियॉन का वजन विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को 16 से डिवाइड कर दो। तो रेफरेंस क्या आया ऑक्सीजन के केस में? 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। अब कार्बन के केस में क्या आएगा? कार्बन के एक एटम का वजन 12 न्यूक्लियॉन की वजह से है, मतलब 12 न्यूक्लियॉन का वजन इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप। तो एक न्यूक्लियॉन का वजन विल बी इक्वल टू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा। तो यहां पर रेफरेंस किसको लेकर के चला गया? जब कार्बन के केस में बात आई तो कार्बन के केस में हम बोलेंगे 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से, रिलेटिव एटॉमिक मास की सारी कहानी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिएगा, अगर मुझे पता करना है कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो वो कैसे पता लगाया जाए? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है। अब अगर मेरा एलिमेंट कार्बन है तो क्या बोलेंगे? किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12
आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? जिस भी एलिमेंट का नाम निकालना है उसके एक एटम का वजन ऊपर, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया जाए? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से। बट अगर रेफरेंस मेरा हाइड्रोजन होता तब मैं डिवाइड कर देता हाइड्रोजन के एक एटम के वजन से। जब रेफरेंस मेरा ऑक्सीजन था तब मुझे डिवाइड करना पड़ता ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से से। बट आज के टाइम में मेरा रेफरेंस है कार्बन 12 आइसोटोप, तो अब मैं डिवाइड करूंगा कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से। तो डिवाइड किया जाएगा बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। अब जरा यहां से मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला निकाल के बताओ, इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर आएगी। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, सॉरी कार्बन 12 नहीं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू राम मल्टीप्लाइड बाय राम रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, अब देखो भाई इसका मतलब क्या है, ये जो बात हमने बोली इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सुनना ध्यान से, क्या मतलब हुआ भाई इसका? सुनना, राम एक नंबर है, राम एक नंबर है जो ये बताता है किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन, किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। मतलब किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है वो राम बताता है। राम एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। तो राम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? राम इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट, राम इज अ नंबर which indicates that how many times the mass of an atom, of an element is heavier than 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। बोलो इतनी बात क्लियर हुई अच्छे से? और ये जो मैंने बोला बेटा यहाँ पर 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप,
1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Ultimately ये है क्या? What is this? It is nothing but mass of one proton और mass of one neutron. क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो राम का फॉर्मूला ये हो गया। अब मुझे बताइए, क्या राम की कोई यूनिट होगी? क्या राम की कोई यूनिट होगी? सर ऊपर भी एटम का मास है, नीचे भी एटम का मास है, इसीलिए राम की कोई भी यूनिट नहीं होने वाली। राम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। राम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट होने वाली नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है सर? जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि राम कैपिटल ए के बराबर कैसे है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, वो तो समझ में आ गया। अब राम कैपिटल ए के बराबर कैसे है वो प्रूव कीजिए सर। तो देखो बेटा, बिल्कुल आसान, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। राम इज इक्वल्स टू, जिस भी एलिमेंट का राम निकालना है उसके एक एटम का वजन ऊपर आएगा, ठीक है? तो उस एलिमेंट के एक एटम का वजन किसके बराबर होगा? कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय एएमयू। बोलो हाँ या ना? जी सर बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपने यही तो डिराइव करवाया, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एएमयू, और नीचे कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा 1/12 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन के एक एटम का वजन। सर कार्बन के एक एटम का वजन 12 एएमयू। तो अब बताइए, 12 ने 12 को शहीद कर दिया, एएमयू ने एएमयू को शहीद कर दिया, तो राम किसके बराबर बचा? राम बचा कैपिटल ए के बराबर। सर प्रूव हो गया कि जिस भी एलिमेंट का राम बताना है बस उसका मास नंबर बता दो। उसका क्या बता दो? मास नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए मुझे, रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए मुझे नाइट्रोजन का कितना होगा, तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, कैल्शियम का 40, ठीक है, आयरन का 56। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने? 14। तो नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन से 14 गुना ज्यादा भारी होगा। ठीक है, वही तो बोला यहाँ पर। बस इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है और एलिमेंट को रेफरेंस मानते हुए करना है तो हम बोल देंगे कि नाइट्रोजन के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से 14 टाइम्स ज्यादा भारी है। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से 16 गुना ज्यादा भारी है। कैल्शियम के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से 40 गुना ज्यादा भारी है। आयरन के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से 56 टाइम्स ज्यादा भारी है। तो राम से ये भी पता चल गया कि उस एलिमेंट के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। आई होप मेरी ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आया होगा क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या आता है? एटॉमिक मास, जिसको इन शॉर्ट लिखा जाता है आर्म। सर ये तो आते ही बता दिया आपने एटॉमिक मास क्या होता है। हाँ, डेरिवेशन करवाया और उस डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट राम के अंदर भी पड़ी। ये तो डेरिवेशन करवाया था कि आर्म किसके बराबर होता है? कैपिटल ए एएमयू के बराबर होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई यहाँ पर। अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास क्या होता है? जब एक एटम के मास के बारे में बात की जाए तो उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। जब एक एटम के मास के बारे में बात की जाए उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज mass of one atom of an element. It is defined as mass of
वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राम क्या होता है बेटा, सॉरी आम क्या होता है, एलिमेंट के एक एटम का वजन, एलिमेंट के एक एटम का वजन क्या कहलाया जाता है बेटा, एटॉमिक मास कहलाया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU या फिर U। अब सर ये AMU और U क्या है, तो AMU और U देखिएगा बेटा क्या है, AMU और U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्टकट में AMU लिखते हैं, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास जिसको शॉर्टकट में U कहते हैं, और डॉल्टन, डॉल्टन भी बोलते हैं बेटा इसको। तो AMU क्या है, याद करो जरा, पीछे पीछे क्या बताया, या स्टार्टिंग में देख लो क्या बताया भाई, AMU क्या है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन। भाई AMU क्या है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन ही तो है AMU, ठीक है। और आगे चल करके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कितना आया भाई हमारे पास, ऑक्सीजन के एक एटम के वजन का 16वां हिस्सा, वो भी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन है, उसको भी आप AMU बोल सकते हो, 1 AMU बोल सकते हो। या फिर जिसको आज के टाइम में रेफरेंस माना जा रहा है कार्बन 12 आइसोटोप को, उसके एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा 1 AMU कहलाया जाएगा। तो AMU क्या हो गया, AMU क्या हो गया सर, AMU हो गया, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर मेरी बात अच्छे से, हाँ सर, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन। और चैप्टर के स्टार्टिंग से ही तो बोलता आ रहा हूं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग बराबर होता है, वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। उसी को ही 1 AMU कहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बोलो बेटा इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई। अब इसको निकालते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना निकल करके आता है, चलो भाई 1 AMU कितना निकल करके आएगा इसके बारे में बात करते हैं। 1 AMU कितना निकल करके आएगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितना होगा, 6 प्रोटॉन है इंटू एक प्रोटॉन का वजन, प्लस 6 न्यूट्रॉन है इंटू एक न्यूट्रॉन का वजन। और सर अब तो बहुत बार आपने बोल दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग बराबर है, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वजन बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो 1 AMU किसके बराबर बचा, 1/12 इंटू अंदर से MP या MN कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 6 + 6 12 इंटू एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन। लो वही बात आ गई जो हम बोल रहे थे, 1 AMU एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन के बराबर है, 1 AMU एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन के बराबर है। और वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर बात अच्छे से, बोलो बेटा, हाँ सर क्लियर हो गया अच्छे से।
ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। अब ऑल्टरनेटिवली एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका है सर? ऑल्टरनेटिवली देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली तो आज के टाइम में मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल किसको लेकर के चला जाता है? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन 16 को या कार्बन 12 को? सर जवाब होगा मेरा कार्बन 12 को। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली 1 AMU किसके बराबर आएगा? सर 1 AMU किसके बराबर आएगा? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। याद करो जब मोल कंसेप्ट स्टार्ट करवाया था, फर्स्ट वीडियो जाकर के देखिए मोल कंसेप्ट की, वहां पर ये बात बताई गई थी। ठीक है, और वहां पर आगे चल करके क्या बोला था बेटा? वहां पर आगे चल करके ये बात कराई गई थी कि एवोगैड्रो नंबर कैसे निकाला था हमने? जब मैंने 12 को डिवाइड करा था 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 से, तो इसको सॉल्व करके मुझे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मिला था। तो अब सर ऊपर यही वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर यही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 AMU किसके बराबर आ जाएगा? 1/12 इंटू 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी निकल करके? इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, 12/Na और आगे का ग्राम एज इट इज। ठीक है, तो 12 ने 12 को शहीद कर दिया। तो अगर आप 1 AMU को, अगर आप 1 AMU को ग्राम में बदलना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 AMU इनटू ग्राम, तो क्या करेंगे बेटा? अगर आप 1 AMU को ग्राम में बदलना चाह रहे हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपली 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, चलो, तो राम बता दिया क्या होता है, आम बता दिया क्या होता है। ठीक है, अगली बात आती है किसकी बेटा? गाम की, ग्राम एटॉमिक मास की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या आता है? ग्राम एटॉमिक मास नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आता है बेटा हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जिसको इन शॉर्ट लिखा जाता है गाम। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? जब एटॉमिक मास को AMU की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दिया जाए, जब एटॉमिक मास को AMU की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। when numerical value of when numerical value of atomic mass of an atom of element is expressed in grams, is expressed in grams, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि एटॉमिक मास था एक एटम का मास, उसकी यूनिट AMU थी,
जबकि ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम्स का मास। ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम का मास, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास, और उसकी यूनिट होगी ग्राम। उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम। तो इट इज द मास ऑफ, it is the mass of 1 mole atoms of element. It is the mass of 1 mole atoms of element. क्लियर हो गई बात? तो मैं बोल सकता हूं सर ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स, या फिर इसी को ही शॉर्टकट में बोला जाता है बेटा मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल से ही होता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल से ही होता है। अगर कहीं पर लिखा मिला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स तो इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर कहीं पर लिखा हुआ मिला नंबर ऑफ ग्राम आयंस तो इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, तो ना मास ऑफ 1 मोल एटम्स बोलूं या मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स बोलूं, एक ही बात है। और इसी को ही बोल सकते हैं मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, या फिर अगर और एक्सपेंड किया जाए तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बोलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? हाँ सर, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, बोलो इन चारों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? इन चारों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? सर इन चारों का मतलब एक ही है। तो किसी क्वेश्चन में इन चारों में से कोई सा भी स्टेटमेंट लिखा हुआ नजर आ जाए उसका मतलब होगा ग्राम एटॉमिक मास। तो अब बताइए जरा मुझे, ग्राम एटॉमिक मास जो हुआ वो 1 मोल एटम का मास हुआ, और 1 मोल एटम का मास कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एक एटम का मास कितना है? 1 मोल एटम का मास कैसे निकालोगे? एक एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। ठीक, तो बताइए जरा, एक एटम का मास सर एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। एटॉमिक मास आपने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया कैपिटल ए एएमयू के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय एन ए। फिर अभी अभी आपने बताया, क्या बताया सर, कि अगर एएमयू को ग्राम में बदलना है, अगर एएमयू को ग्राम में बदलना है तो उसकी जगह आप 1/Na रख सकते हो। अगर एएमयू को ग्राम में बदलना है तो उसकी जगह आप 1/Na रख सकते हो। तो ठीक है भाई, रख दो। तो एएमयू की जगह क्या पुट कर दीजिए? 1/Na, और आगे का Na एज इट इज। तो Na ने Na को शहीद कर दिया, तो ग्राम एटॉमिक मास भी किसके बराबर आ गया? कैपिटल ए के बराबर आ गया। बट अभी ध्यान दो, ये एएमयू किस में कन्वर्ट हो गया? सर एएमयू कन्वर्ट हो गया ग्राम में। तो ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? ग्राम एटॉमिक मास आ गया कैपिटल ए ग्राम के। ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? कैपिटल ए ग्राम के बराबर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर सोडियम का मास नंबर 23। आगे यूनिट लगा दो ग्राम। आगे यूनिट क्या लगा दो? ग्राम। तो बेटा 3 चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी, राम, आम और गाम। और मैंने बताया कि चाहे राम हो,
चाहे आम हो चाहे गाम हो, तीनों के तीनों ही कैपिटल ए के बराबर होते हैं, तीनों के तीनों ही मास नंबर के बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राम की कोई भी यूनिट नहीं होती, आम की यूनिट एएमयू या फिर यू होती है, और गाम की यूनिट ग्राम होती है। ठीक, राम का मतलब क्या बताया, किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है। इसलिए रेफरेंस माना हाइड्रोजन को, बिकॉज उसके पास एक ही प्रोटॉन था, लेकिन आगे चल करके हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया गया। फिर रेफरेंस लिया गया ऑक्सीजन को, बट ऑक्सीजन में तो 16 न्यूक्लियॉन थे, तो ऑक्सीजन के एक न्यूक्लियॉन का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से के बराबर होगा। इसीलिए हमने बोला ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में राम एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। फिर उसके बाद हमने बोला कि भैया ऑक्सीजन से ज्यादा कंपाउंड तो कार्बन बनाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है बेटा, कार्बन बनाता है। तो किसको रेफरेंस लेकर के चला गया, कार्बन को रेफरेंस लेकर के चला गया। और कार्बन का भी कौन सा वाला आइसोटोप बेटा, कार्बन 12 वाला आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप, कार्बन 12 वाला आइसोटोप। तो हमने बोला कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन राम एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। ठीक, फिर हमने बात करी किसके बारे में बेटा, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है सर, ग्राम एटॉमिक मास जब आप एटॉमिक मास को एएमयू की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर देते हो तो उसी को ही ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी अच्छे से, जी सर अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, तो एटॉमिक मास जब भी बात की जाएगी यूनिट आएगी एएमयू, और ग्राम एटॉमिक मास जब भी बात की जाएगी यूनिट क्या आएगी बेटा, ग्राम। यूनिट क्या आएगी, ग्राम। तो अब देख लो जरा, ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 है। इससे हमें क्या पता चल रहा है सर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस मीन्स दैट 23 ग्राम is the mass of 1 mole atoms of sodium. 23 gram is the mass of 1 mole atoms of sodium. क्लियर बात अच्छे से, 23 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। अब आपके पास सवाल आया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स इन 46 ग्राम सोडियम। तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे सर, बिल्कुल आसान। हमें पता है सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि सर 23 ग्राम is the mass of 1 mole of sodium atoms। ठीक, सवाल में क्या पूछा, 46 ग्राम में सोडियम के कितने एटम होंगे, 46 ग्राम में सोडियम के कितने एटम होंगे। तो हम बोलेंगे 46 ग्राम will be the mass of how many moles of sodium atom, यूनिटरी मेथड लगाओ,
1/23 1/23 multiplied by 46. The answer comes out to be 2 moles of सोडियम एटम्स. नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गए. ठीक, अगला सवाल पूछ रहा है. ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे इस सवाल का पहला सब पार्ट था. क्या था भाई? पहला सब पार्ट था इस सवाल का. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड सब पार्ट वो आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स. तो आप बोलेंगे कि सर अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता तो मेरे पास सोडियम के कितने एटम होते भाई? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते. बोलो हाँ या ना. हाँ सर बिल्कुल इतने एटम होते. लेकिन अभी मेरे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं. 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं. तो 1 मोल में Na एटम है तो 2 मोल में 2 इंटू Na एटम्स आ गए. क्लियर बात? तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए और नंबर ऑफ एटम्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिए. ठीक है, अब ये सवाल क्यों कराया? तो देखो जरा, फॉर्मूला हमारे पास निकल करके क्या आया, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल करके आया, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला आया भाई? सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, या फिर मुझे बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिनोटेड बाय स्मॉल एन किसके बराबर होगा? बताओ, ये जो ऊपर 46 लिखा है, ये 46 क्या है? दिया गया वजन ग्राम में. गिवन मास इन ग्राम्स. गिवन मास इन ग्राम्स. नीचे डिनोमिनेटर में ये जो 23 लिखा है, ये 23 क्या है भाई? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास. अब बताओ ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी? सर ग्राम एटॉमिक मास तो 1 मोल एटम का मास था, उसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल. क्या यूनिट होगी? ग्राम पर मोल. अब बताइए, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और मोल घूम करके ऊपर जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल करके आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल करके आ जाएंगे. तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास. और बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और. क्या इंपॉर्टेंट सर? वो इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. ये फॉर्मूला तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. उसके बाद अगला हमने निकाला बेटा क्या सर? अगला हमने निकाला नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले बेटा? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दी किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की मल्टीप्लाई कर दी सर एवोगैड्रो नंबर से. किससे मल्टीप्लाई कर दी? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी. आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी. तो अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं बेटा, एक छोटा सा फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट क्या बन के आया बेटा हमारे सामने? फ्लो चार्ट बन करके आया सर
कि आपको सबसे पहले मास दिया जाएगा, मास से सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, मास से निकालेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद निकालेंगे क्या सर, उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मास से मोल्स कैसे निकालेंगे, मास से मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि उल्टी डायरेक्शन में हमें आना पड़े, तो नंबर ऑफ एटम्स से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वो निकालने का तरीका, जितने भी एटम्स दिए हुए हैं उसको, जितने भी एटम्स दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर देंगे, किससे सर, उसको डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, एटम्स आ गए, एटम से मोल्स आ गए, मोल से मास निकालना है बेटा, n पता है, w निकालना है, तो w विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये फ्लो चार्ट अब हमें यूज करना है। आप देख लो इस फ्लो चार्ट को यहाँ पर अप्लाई करके, एटम कितना है 2Na, एटम से मोल्स निकालने तो 2Na को Na से डिवाइड कर दो, 2 मोल आंसर आ गया। ठीक है, मोल से मास निकालना है, मोल्स की मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास से कर दो, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 46 आ गया। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। आज की क्लास में मैंने आप लोगों का मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। अगली क्लास में हम 1-2 सवाल देख लेंगे इस पर, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।